गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान की इस क्लास में स्वदेशी की अवधारणा नामक शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, इसमें हमने अपनी पिछली कुछ क्लासों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उन विशेषताओं को भी हमने दो तरीके से पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, और एक पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप। उसी के तहत हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करी थी। तो नवीन प्रवृत्तियां हैं जो हमारे पाठ का शीर्षक भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। तो जो ये नवीन प्रवृत्तियां हैं, इनके संबंध में आज हम चर्चा करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या नवीन प्रवृत्तियां समाहित हो रही हैं और उनके क्या फायदे हो रहे हैं, किस तरह से उनका लाभ भारत को मिल रहा है। उसी के तहत हम बात कर रहे हैं आज स्वदेशी की अवधारणा। बच्चों, जो स्वदेशी की अवधारणा है भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका स्वदेशी। इस स्वदेशी के अर्थ की अगर अपन बात करें, इसका अर्थ होता है स्वयं के देश। स्वदेशी का क्या अर्थ होता है? स्वयं के देश, ये स्वदेशी का अर्थ होता है। यानी स्वदेशी क्या है? जो खुद के देश का, यानी अपने देश में बना हुआ कोई भी सामान, कोई भी चीज, वो स्वदेशी की कैटेगरी में आता है। जहां वैश्वीकरण का दौर चल रहा था, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी कि वैश्वीकरण यानी जो शाब्दिक अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एक। जब ऐसा दौर चल रहा है तो इस दौर में जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में आकर व्यापार करने और व्यापार करने या उत्पादन करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, तब स्वदेशी शब्द का प्रयोग ज्यादा अस्तित्व में आया। और इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जो जिस तरह से परिप्रेक्ष्य बदल रहा था कि भारत में विदेशी कंपनियां आ रही थी, लगातार भारत में व्यापार कर रही थी, और भारत में व्यापार करने के कारण जो भारत की कंपनियां थी या भारत के जो उद्योग धंधे थे, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था। तब यह स्वदेशी शब्द का प्रयोग ज्यादा अस्तित्व में आया। स्वदेशी शब्द की अगर अपन बात करें कि इसका अर्थ किस प्रयोग में लिया जाए, कि स्वदेशी का मतलब हो गया भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित जो भी उत्पादन, जिसमें माल का उत्पादन किया जाता है, यानी जो भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, कि भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित जो उत्पादन है, उत्पादन है ना वस्तुओं का और
सेवाओं, वस्तुओं और जो सेवाओं का उत्पादन भारतीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा है उसके लिए स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अगर अपन बात करें तो भारत में टाटा, गोदरेज, अमूल, पतंजलि, ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारत की कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं। ये भारत में स्वदेशी वस्तुओं के का उत्पादन करती है और स्वदेशी की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाती है। स्वदेशी की जो भावना है उसके बारे में अगर अपन बच्चों बात करें तो स्वदेशी की भावना भारतीय लोगों के लिए कोई नई भावना नहीं है। इसका इतिहास में उठा के हम देख सकते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज भारत में जो कच्चा माल रहता था उसको अपने यहाँ ले जाते थे और अपने यहाँ कंपनियों में उसको तैयार करके भारत में ही लाके बेचते थे। यानी भारतीयों का माल ही भारतीयों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता। तब से ही उस समय भी जब भारत की आजादी का संघर्ष शुरू हुआ था तो उस समय भी ये स्वदेशी की अवधारणा काफी अस्तित्व में आई थी। महात्मा गांधी जी भी स्वदेशी की भावना पर काफी जोर दिया था और उन्होंने स्वदेशी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों द्वारा उत्पादित माल के कारण भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह ठप हो गए थे। तब उस समय स्वदेशी की भावना को एक हथियार के रूप में बनाकर महात्मा गांधी ने इसे जन जन तक पहुंचा। यही स्वदेशी की भावना के लिए गांधी जी ने लोगों को इस स्वदेशी को अपनाने की प्रेरणा दी थी ताकि भारत के उद्योग धंधे पले और जो उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे उससे जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार मिले। महात्मा गांधी का मत था भारत स्वतंत्र और स्वशासित ही नहीं होना चाहिए बल्कि भारत आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। और ये भारत आत्मनिर्भर कब होगा कि भारत आत्मनिर्भर इसी स्वदेशी की अवधारणा को अपनाने के बाद हो जाए। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में जो ये स्वदेशी शब्द है ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। वर्तमान के बच्चों अगर अपन बात है कि वर्तमान की अगर बात करें खास करके अपन उस समय की बात करते हैं 1990 के दौर की, जो पिछली क्लास में भी आपने संबंध में बताया था। 1990 के दौर में जब उदारीकरण की व्यवस्था भारत ने अपनाई तो कई विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करने लगी। उससे पहले तो हमारे यहाँ के जो नियम थे इतने कठोर थे कि कोई भी कंपनी विदेशी कंपनी भारत में व्यापार मुश्किल से कर पाती। ये निर्णय हमने ऐसा इसलिए लिया था कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के जो उद्योगपति थे या जो भारतीय कंपनियां थी इस स्थिति में नहीं थी कि वो विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर सके। लेकिन 1990 के बाद हमको लगा कि हमारे उद्योगपति अब इस पोजीशन में आ गए कि प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार करने की स्थिति उनकी है, तो इसलिए हमने उदारीकरण की व्यवस्था अपनाकर एक तरह से विदेशी कंपनियां थी उन कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए आमंत्रित कर दिया। और 1990 के बाद विदेशी कंपनियों की एक बार सी यहाँ पे आ गई। अब वो कंपनियां भी व्यापार करने लगी और भारत की कंपनी भी व्यापार करने लगी।
लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब इन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए जाते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की, उन नियमों को नहीं माना और वैश्वीकरण की नीति के तहत जो विश्व व्यापार के नियम होते हैं, विश्व व्यापार के नियमों का विश्व व्यापार के जो नियम होते हैं, उन विश्व व्यापार के नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया। इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है और ये लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन कंपनियों को अगर प्राकृतिक संसाधनों का किसी भी हद तक ये उपयोग करते हैं और अपना लाभ प्राप्त करते हैं। हमने आपको एक सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया था अपनी पिछली क्लास में। इसके तहत ये कहा था कि जो भी उत्पादन के साधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन वर्तमान में उपलब्ध है, कि उनका इस ढंग से उपयोग करके आर्थिक विकास किया जाए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध रह सके। लेकिन इन कंपनियों ने इस नियम की अवहेलना करी और लगातार अमर्यादित ढंग से इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। इस कारण से यह स्वदेशी शब्द दोबारा फिर अस्तित्व में आने लगा और दोबारा ऐसा महसूस किया जाने लगा कि स्वदेशी की अवधारणा को दोबारा पुनर्जीवित करना होगा। यानी वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में जब वैश्वीकरण स्टार्ट हो गया, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, तो उस प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण के दबाव में कई भारतीय उद्योग धंधे बंद होने लगे। वो उद्योग धंधे उन अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों का, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन ने इन कंपनियों पर भी कोई नियंत्रण लगाने का प्रयास नहीं किया और भारत था तो भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आगे बढ़ा हुआ था कि भारत खुद इन कंपनियों को भारत में आने से नहीं रोक सकता। इसलिए भारत में ये तय किया गया कि लोगों को ही जागरूक किया जाए, लोगों में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न की जाए कि वह स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। अगर लोगों के मन में ये बात आ जाएगी कि हमको स्वदेशी कंपनियों से ही उत्पादित जो वस्तुएं हैं वही उपयोग में लानी है, तो विदेशी कंपनी अपने आप ही हाशिए पर आ जाएगी। इसलिए लोगों में वैचारिक क्रांति उत्पन्न करने के लिए ये स्वदेशी अवधारणा वर्तमान में फिर अस्तित्व में आई। इसके कुछ लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं स्वदेशी के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस स्वदेशी की अवधारणा का तो पहला लाभ यह होगा कि इससे भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जो भी भारतीय कंपनियां हैं
उन कंपनियों में जो भी उत्पादन होता है उसकी मांग बढ़ेगी और उन कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा, तो निश्चित रूप से ज्यादा मुनाफा कमाने के बाद वो धीरे धीरे इन वस्तुओं की जो कीमतें हैं इनमें भी कमी लाएगी, जिससे भारतीयों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगले लाभ की बात करें कि इसको अपनाए जाने से देश के सकल घरेलू अगर स्वदेशी की भावना अपनाई जाएगी तो जो भारत का जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पादन, और भारत की जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। क्योंकि जब ये पैसा जो उत्पादन का जो स्वदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित माल है, जब उसको भारतीय लोग खरीदेंगे तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और जब ज्यादा इन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तो जो सकल घरेलू उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। आगे बात करेंगे कि इसमें विदेशी मुद्रा की बचत। आज स्थिति क्या है कि आज हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो, आयात और निर्यात का जब असंतुलन उत्पन्न होता है, और खास करके जब आयात अधिक है यानी हम बाहर से वस्तुएं ज्यादा मंगाते हैं और बाहर बेचते कम है, तो हमको अपनी जो विदेशी मुद्रा है वो काफी हद तक खर्च करनी है। अगर देश में ही उत्पादन होने लगेगा वस्तुओं का तो हमको आयात कम करना पड़ेगा। आयात कम होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो विदेशी मुद्रा है उस विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी। अब अगला जो लाभ है जैसे जैसे विदेशी कंपनियां बढ़ती जाएंगी तो भारत के लोगों को रोजगार देती है, उनको मुनाफा होगा तो ज्यादा रोजगार प्रदान करेगी। विदेशी कंपनियां का यह उद्देश्य नहीं रहता। विदेशी कंपनियों का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना रहता है। वो खर्चों में कमी करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की सोचती है, तो वहां जो काम करने वाले जो वर्कर है उनको कम से कम तो सैलरी देने की बात करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अगला जो इसका जो लाभ है कि धन के निष्कासन पर रोक लगी। जितनी भी विदेशी कंपनियां होती है, ये विदेशी कंपनियां यहीं आके अपना प्लांट लगाती है, यहीं के प्राकृतिक संसाधन उपयोग में लेती है और यहीं के लोगों को उस उत्पादित माल को बेचती है। उसको बेचने से जो भी उसको लाभ प्राप्त होता है वो सारा का सारा लाभ वो अपने देश में ले जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय धन का निष्कासन विदेशों की तरफ होता है। जो धन भारत की आर्थिक प्रगति में सहायक होना था वो धन किसी दूसरे देश की आर्थिक प्रगति में सहायक है। जो धन भारत के विकास के लिए लगना था वही धन किसी दूसरे देश के विकास के काम।
इसलिए अगर स्वदेशी की भावना को बढ़ाया जाएगा तो ये धन का जो निष्कासन है, इस निष्कासन पर भी रोक लगेगी और भारत का धन भारत में ही रहेगा, तो भारत का ज्यादा विकास संभव हो सकता है। संकट के समय की अगर बात, अगर देश में कोई संकट की स्थिति आए तो ये कोई सी भी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत की मदद नहीं करेंगी। लेकिन अगर कंपनी भारतीय है तो निश्चित रूप से संकट में ज्यादा से ज्यादा वो भारत के साथ खड़ी होगी। इसलिए संकट की स्थिति में भी स्वदेशी की जो स्वदेशी कंपनियां होती है वो कंपनियां भारत की मदद करेंगी, यानी स्वदेशी की भावना से इसमें भी एक लाभ हमको प्राप्त होगा, एक सुरक्षा कवच के रूप में ये कार्य करेंगे। अगला जो लाभ है इसका राजस्व। स्वदेशी कंपनियां जितनी ज्यादा होंगी तो स्वदेशी कंपनियों को से टैक्स के रूप में ज्यादा हमको बेनिफिट प्राप्त होता है, यानी जितनी ज्यादा स्वदेशी कंपनियां होंगी तो हमारे भारत के राजस्व में भी उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और ये पैसा देश के ही विकास में काम होता है। अगला जो लाभ है तो जो विदेशी कंपनियां होती है, ये विदेशी कंपनियों का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना, उस लाभ कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं तक से खिलवाड़ कर सकते। लेकिन अगर स्वदेशी की कंपनी होगी तो ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का, और भारत की जो कंपनियां होगी वो प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करेंगी, ये नहीं करेंगे, और हमारी संस्कृति के अनुरूप जो भी इनका जो उत्पादन होगा, हमारे कल्चर के अनुरूप, हमारे परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों के अनुरूप जो इनका उत्पादन होगा, जिससे भारतीय संस्कृति की भी रक्षा संभव हो सके। कुछ राष्ट्र क्या करते हैं कि अधिक उत्पादन अपनी कंपनियों के द्वारा उत्पादन, जो भी माल उत्पादन है उसको अत्यधिक लाभ, यानी भारत को जो सामान है वो अत्यधिक लाभ पर बेचते हैं। अब उस पर अत्यधिक लाभ पर बेचने के कारण लाभ ज्यादा कमाते हैं कि हम सामान लाए और सामान लाके उत्पादन किया और उसको भारतीयों को ऊंचे दाम को बेचा, भारत के ही लोगों से अच्छा दाम दिया। जब भारत से अच्छा लाभ कमाते हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात आती है तो भारत का विरोध करते हैं। अगर हम ये स्वदेशी की भावना को अपनाएं तो उन देशों के मन में भी एक डर उत्पन्न होगा कि भारतीयों ने अगर हमारा माल नहीं खरीदा तो हमारे को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा। तो संभव है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत का विरोध करना बंद है। फॉर एग्जाम्पल चीन को ले सकते हैं, जो चाइनीज आइटम है भारत में किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में चाइनीज, भारत के बाजारों पर चाइनीज सामानों पर बहुत ज्यादा लाभ चीन भारत के बाजारों से कमा रहा है।
और उस लाभ का उपयोग वो भारत के ही विरुद्ध कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने का प्रश्न हो, हर जगह वो भारत का विरोध करता है। अब तो वो भारत की सीमाओं में भी घुसपैठ करना उसने प्रारंभ कर दिया। इतनी ज्यादा स्थिति भयानक हो। अगर हमारे देश के लोग ये सोचे कि हमको चीन के बने सामान का उपयोग नहीं करना है और उसका उपयोग बंद कर दें या कम कर दें, तो चीन को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर तो हम भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमको स्वयं को ही सोचना पड़ेगा इस दिशा में कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी की भावना को हम अपनाएं, स्वदेशी वस्तुओं को हम तो चीन जैसे देशों को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में लाकर उसको भी हम बचा सकते हैं और निश्चित रूप से भारत को विश्व की एक आर्थिक शक्ति हम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा लाभ इसका होता है कि स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या मेरे द्वारा भी अगर स्वदेश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है तो मेरे अंदर भी एक फीलिंग आएगी, हाँ मैंने किसी न किसी में अगर चाहे हमने अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदा है या उसका इस्तेमाल किया है तो जो पैसा था वो हमारे ही देश में है। अगर हम चाइना का सामान खरीद के लाते हैं तो पैसा चाइना जाता है और चाइना उसी पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो हमारे मन में भी एक देश प्रेम की भावना, जैसे जितनी ज्यादा हम स्वदेशी की वस्तु खरीदेंगे उतनी ज्यादा हमारे मन में अपने देश के प्रति भक्ति, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी और राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे मन में बढ़ेगी। इस स्वदेशी परिप्रेक्ष्य में हमको ये समझना चाहिए कि वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण इनके नाम पर हमको स्वदेशी को नहीं भूलना है, अपने देश को नहीं भूलना है। इन्होंने जिस तरह से, इन लोगों ने जिस तरह से वैश्वीकरण के नाम पर जिस तरह से देश के प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग हुआ है और वो संसाधन, कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो खत्म होने की दिशा में आ गए हैं, उस कारण से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं होना चाहिए। स्वदेशी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति में पहले से ही विद्वान है और वैश्वीकरण की अवधारणा भी हम कह सकते हैं, लेकिन उस समय की अवधारणा जो पहले से ही विद्वान थी वो अवधारणा सारी दुनिया के को जो एक वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण, जो पहले भी साथ देकर बताया था, यानी वैश्वीकरण ने पूरी पृथ्वी को एक गांव बना दिया, पूरे संसार को एक गांव बना दिया। ये भावना तो हमारे मन में सदियों से चलती आ रही है कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वभौमो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, कि हम पूरी पृथ्वी को, हम पूरी वसुधा को हमने एक परिवार माना है, हम सभी के सुखी रहने की कामना करते हैं, हम सभी के निरोगी रहने की कामना करते हैं। ये बात तो हमारी सदियों से चलती आ रही है। जबकि वर्तमान यूरोप और अमेरिका के जो प्रतिष्ठान है, ये सिर्फ इनका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम या सर्वभौमो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय नहीं होता है, इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। इसलिए हमको स्वदेशी अर्थव्यवस्था की धारणा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सब सुखी रह सकते हैं। अतः हम सबको इस दिशा में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि स्वदेशी को अपनाना चाहिए। स्वदेशी अपनाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से अगर देश के 50-60% लोग भी अगर स्वदेशी का इस्तेमाल करने लग जाए तो निश्चित रूप से मान के चलो कि वो समय दूर नहीं जब भारत देश विश्व की आर्थिक शक्ति या विश्व की आर्थिक रूप में नंबर 1 के देश पर पहुंच जाएगा। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा जो नवीन प्रवृत्ति आजकल जो सामने आ रही है वो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। और ये जो टॉपिक है ये आपके
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, वो है कौशल विकास। आजकल आपने इसका नाम भी सुना होगा, काफी नाम चर्चा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है कि जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता कर कौशल प्रदान के लिए व्यक्ति के पास मेहनत करने की भी इच्छा है, उसके पास योग्यता भी है, पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ भी है, मेहनत भी कर सकता है, योग्यता भी है, लेकिन सिर्फ आवश्यकता है कौशल। वो कौशल उसके पास नहीं है। अगर वो कौशल उस व्यक्ति को दिला दिया जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कौशल तो मानवीय पूंजी यानी मैन पावर कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति जो निर्भर करती है उस देश की मैन पावर पर निर्भर करती है। यानी कह सकते हैं मानव पूंजी का तात्पर्य उत्कौशल योग्यता। मानवीय पूंजी क्या है? उत्कौशल है। मानवीय पूंजी क्या है? मानवीय पूंजी योग्यता है, ज्ञान है और मानवीय संसाधन। अब भारत जैसे अगर अपन देश की बात करें तो भारत जैसे देश में जो कार्यकारी आयु वर्ग है यानी कार्यकारी आयु वर्ग वो वर्ग होता है जो देश में उत्पादन में अपना योगदान देता है, और ये आयु वर्ग है 15 से 65। यानी 15 साल से छोटा कोई व्यक्ति है, बच्चा है, वो उत्पादन में सहयोग नहीं देगा, और 65 साल से जो ज्यादा का बच्चा, ज्यादा का व्यक्ति है, 64 साल या 64 साल में देख लो आप, इस 64 साल के बाद वाला जो व्यक्ति है वो भी उत्पादन में इतना योगदान नहीं देगा। और ये जो कार्यकारी आयु वर्ग है इसकी भारत में जो जनसंख्या है वो है 65%। अब 65% भारत की जनसंख्या का जो भाग है वो कार्यकारी वर्ग का है। इतना तो चीन के पास नहीं। आज चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन वो जनसंख्या चीन के लिए आर्थिक प्रगति में सहायक है, क्योंकि चीन ने मैन पावर को वहां पे सही इस्तेमाल किया। और इसी कौशल विकास की जो भावना है, इसी कौशल विकास है, इस कौशल विकास को बढ़ाकर हम भारत के इस कार्यकारी आयु वर्ग को अगर टैलेंटेड करते हैं, इन पे कौशल उत्पन्न करते हैं, तो इनका जो श्रम है वो भारत की आर्थिक स्थिति के लिए काफी हितकारी होगा। यानी कौशल की इस महत्ता को देखते हुए, यानी इसमें महत्व को देखते हुए, जो खासकर भारत एक जो श्रम प्रधान देश भारत है उसके महत्व को देखते हुए इस पे कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और इस पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर, विश्व युवा कौशल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास
मिशन प्रारंभ किया है। यानी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ये प्रारंभ किया गया है कि भारत के युवाओं के कौशल को सुधारने के लिए, और इस मिशन के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया है। स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर है कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार कौशल बनाना। निश्चित रूप से जो ये कौशल विकास की जो अवधारणा है, कौशल विकास है, ये भारत के विभिन्न लोगों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने की इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। आज की क्लास से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक था, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इस चैप्टर से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे फोन पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।